नमस्कार, भानुमति के पिटारा में मैं अर्चना झा एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। और आज मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 10वीं की कोर्स बी स्पर्श पुस्तक की प्रेमचंद की रचना बड़े भाई साहब अध्याय 8 लेकर। सर्वप्रथम इसमें मैं लेखक परिचय दूंगी, फिर पाठ परिचय दूंगी और फिर पाठ का सार बताऊंगी, पात्रों का भी परिचय दूंगी। तत्पश्चात मैं प्रश्नोत्तर कार्य करवाऊंगी और इस प्रकार आपको सब कुछ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। लेखक परिचय। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। ये उर्दू में नवाब राय के नाम से तथा हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। हिंदी साहित्य के कहानीकारों और उपन्यासकारों में प्रेमचंद का स्थान सर्वोपरि है। इन्होंने अपने लेखन से हिंदी कहानी और उपन्यास को एक नई दिशा तथा गति प्रदान की। इनकी भाषा शैली सरल तथा सुबोध है। इन्होंने स्कूल मास्टरी, इंस्पेक्टरी, मैनेजरी की नौकरी करने के अतिरिक्त हंस, माधुरी जैसी कई प्रमुख पत्रिकाओं का संपादन भी किया। 8 जुलाई 1936 को उनका देहांत हो गया। इनकी कुछ रचनाएं हैं। कहानियों में 8 खंडों में मानसरोवर मिल जाता है और फिर उपन्यास में गोदान, गबन, प्रेमाश्रय, सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, कायाकल्प, प्रतिज्ञा तथा मंगल सूत्र जो अपूर्ण था। अब पाठ परिचय दूँ तो पाठ में बड़े भाई साहब नाम का यह पाठ जीवन के कई आयामों को एक साथ छूता है। पाठ के कई स्थलों से स्वतः ही उद्देश्य का स्पष्टीकरण होता है। जैसे पढ़ाई और खेल कूद साथ साथ चल सकते हैं, क्योंकि दोनों से ही विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। जीवन से प्राप्त अनुभव किताबी ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अतः रटंत प्रणाली का हमें खंडन करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा पास कर लेना ही योग्यता का आधार नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा ही कहा करती हूँ, हम अगर उम्र में बड़े हैं तो हमें छोटों के समक्ष अपनी आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए अक्सर अपनी इच्छाओं को भी तिरोहित करना पड़ता है। जैसे पाठ के बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई साहब के लिए एक उदाहरण के रूप में कार्य किया तथा अपनी सभी बाल सुलभ चेष्टाओं को मन में ही दबा लिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न उदाहरणों के द्वारा लेखक ने स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसमें 2 पात्र हैं, छोटा भाई जो स्वयं लेखक हैं और बड़े भाई साहब हैं उनके। अब इन दोनों में जो छोटा भाई है उसके कुछ लक्षण मैं बताऊं। छोटे भाई खेलकूद, पतंगबाजी इत्यादि का उन्हें शौक है। पढ़ाई पर ध्यान कम देते हैं। मैदान की सुखद हरियाली और ठंडी हवा के झोंकों के आकर्षण के कारण टाइम टेबल की उपेक्षा करते हैं। बड़े भाई साहब के प्रति सम्मान का भाव तथा मन में उनसे डर की भावना है। बड़े भाई साहब से नज़र बचाकर खेलकूद तथा पतंगबाजी का शौक पूरा करते हैं। इधर बड़े भाई साहब जो हैं स्वभाव से अध्ययनशील होने पर भी पढ़ाई के प्रति गंभीरता का अभाव है। छोटे भाई के प्रति कर्तव्य बोध, इस उत्तरदायित्व का गंभीरतापूर्वक निर्वहन करना तथा तरह तरह के उदाहरणों द्वारा अपनी बात को सिद्ध करना, छोटे भाई की निगरानी के जन्म सिद्ध अधिकार का भरपूर उपयोग, छोटे भाई को पुस्तकीय ज्ञान के स्थान पर व्यावहारिक ज्ञान के महत्व को समझाना, छोटे भाई के समक्ष अपनी आदर्श स्थिति बनाए रखते हुए सतत प्रयत्नशील तथा एक मिसाल कायम करने अथवा उदाहरण प्रस्तुत करने की चेष्टा करना, एक आदर्श के रूप में स्वयं को प्रतिस्थापित करने की खातिर अपनी बाल सुलभ प्रवृत्तियों का दमन कर देना। अब इस पाठ का सार समझ लेते हैं। बड़े भाई साहब पाठ आम आदमी के दुख दर्द के बेजोड़ चितेरे तथा हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद द्वारा रचित है। इस पाठ में प्रेमचंद ने बड़े भाई की
अपने से 5 साल छोटे भाई के प्रति भावनाओं, अधिकारों तथा कर्तव्यों को बड़ी ही सजीवता से दर्शाया है। छोटा भाई पढ़ाई में दिलचस्पी कम लेता है, लेकिन खेल कूद, मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी उसे खूब भाती है। जबकि बड़े भाई साहब शिक्षा और अपने आचरण के द्वारा उसकी नींव को मजबूत बनाना चाहते हैं। बड़े भाई साहब कठिन परिश्रम के बाद भी अपनी कक्षा में हर वर्ष फेल हो जाते हैं। इसके विपरीत छोटा भाई बहुत कम समय देकर भी हर वर्ष अपनी कक्षा में प्रथम श्रेणी में पास करता है। इस शानदार सफलता के कारण उसमें कुछ अभिमान भी आ गया है और वह भाई साहब की विनम्रता का अनुचित लाभ उठाने लगता है। लेकिन भाई साहब ने सहज पर तेज बुद्धि के द्वारा उसे कई उदाहरणों और युक्तियों द्वारा इस तरह समझाया कि उसे उनके सामने नतमस्तक होना पड़ा। बड़े भाई साहब हमेशा यही चाहते थे कि वे जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करें। इसलिए वे इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के लिए अपना बचपन तथा बाल सुलभ उमड़ने वाली सारी इच्छाओं को मन में ही दबाकर समाप्त कर देते हैं। इस तरह से भाई साहब ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया और पाठ के शीर्षक को सार्थक बना दिया। इस तरह से हमने पाठ को देखा। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रश्नोत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। और इसका प्रथम प्रश्न है, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? इसका उत्तर होगा, कथा नायक की रुचि खेल कूद, मैदानों की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी, कागज की तितलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाना आदि कार्यों में थी। प्रश्न 2 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? उत्तर होगा, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल यही पूछते थे कि वह अब तक कहाँ था। उनका आशय यही होता था कि वह बाहर क्या कर रहा था, कमरे में बैठकर पढ़ क्यों नहीं रहा था। बड़े भाई साहब को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं छोटे भाई का ध्यान पढ़ाई से हट ना जाए। प्रश्न 3 है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? उत्तर होगा, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह स्वच्छंद और घमंडी हो गया। वह यह सोचने लगा कि अब पढ़े या ना पढ़े वह पास तो हो ही जाएगा। इस कारण वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर अपना अधिक समय खेल कूद में लगाने लगा। प्रश्न 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा, बड़े भाई साहब अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और वे छोटे भाई से 4 दर्जे आगे थे, अर्थात वे 9वीं कक्षा में थे और छोटा भाई 5वीं कक्षा में। प्रश्न 5 है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर व कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते थे। कभी कभी वे एक शब्द या वाक्य को अनेक बार लिख डालते, कभी एक शेर शायरी की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जो निरर्थक होती, कभी किसी आदमी का चेहरा बनाते। अब लिखित प्रश्नोत्तर में हम देखते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। प्रश्न 1, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? अथवा इसी तरह का दूसरा प्रश्न होगा, छोटा भाई टाइम टेबल क्यों बनाता था, उसकी खास विशेषताएं बताओ। उत्तर देखिए, टाइम टेबल बनाते समय छोटे भाई ने सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक विविध विषय पढ़ने की बात सोची।
इस टाइम टेबल में उसने खेल कूद को कोई स्थान नहीं दिया। इससे यह अव्यावहारिक हो गया। छोटे भाई को वैसे भी पढ़ाई लिखाई फूटी आंखों नहीं सुहाती थी। उसकी रुचि तो केवल खेल कूद में ही था। इस कारण अगले दिन मैदान की हरियाली, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वह इसका पालन नहीं कर सका। प्रश्न 2 है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? इस प्रश्न का उत्तर है, एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई जब बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उन्होंने उसे डांटना शुरू कर दिया और बोले कि इस साल कक्षा में अव्वल आ गए तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भाईजान, घमंड तो बड़ों बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? उसे पढ़ाई का भय दिखाया। रावण का उदाहरण देकर कहा कि वह तो चक्रवर्ती राजा था, मगर घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। इस प्रकार भाई साहब ने सफलता मिल जाने पर सहज बने रहने का उपदेश दिया। प्रश्न 3 होगा, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? इस प्रश्न का उत्तर है, बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते यही चाहते और कोशिश करते थे कि वे जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करे। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध भी था कि स्वयं अनुशासित रहकर ही वे छोटे भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। इस आदर्श तथा गरिमामय स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपनी इच्छाओं का दमन करना पड़ा। प्रश्न 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर होगा, बड़े भाई साहब छोटे भाई को यह सलाह देते थे कि पढ़ाई करने के लिए रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और अपना खून जलाना पड़ता है, मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता है तथा कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं विद्या आती है। अपनी उपलब्धि पर कभी भी घमंड मत करो, क्योंकि घमंड तो प्रकांड पंडित चक्रवर्ती राजा रावण का भी नहीं रहा था। इतिहास पढ़ना, ज्योमेट्री तथा अंग्रेजी पढ़ना अत्यंत कठिन है। आदि बातों की सलाह देकर बड़े भाई अपने छोटे भाई को नेक इंसान बनाना चाहते थे तथा उसका भविष्य उज्जवल करना चाहते थे। प्रश्न 5 है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, छोटे भाई यानी कि लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित फ़ायदा उठाया, जिससे उसकी स्वच्छंदता बढ़ गई। उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में यह भावना बलवती हो गई कि वह पढ़े या ना पढ़े, परीक्षा में पास अवश्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट कर दिया। अब प्रश्न ख है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। और पहला प्रश्न है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, मेरे विचार में यह सच है कि अगर बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिलती तो वह कक्षा में कभी भी अव्वल नहीं आता। यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत तथा लताड़ से कभी कुछ सीखने की कोशिश नहीं की, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि छोटा भाई तो खेल प्रवृत्ति का था। बड़े भाई की डांट फटकार की ही भूमिका ने उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता की तथा उसकी चंचलता पर नियंत्रण रखा। मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था, अर्थात बड़े भाई की डांट फटकार ही उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। प्रश्न 2 देखते हैं। इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? उत्तर होगा, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के अनेक तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। तत्कालीन शिक्षा बाल केंद्रित नहीं थी। शिक्षक रटने पर जोर देते थे। इससे बच्चों की रचनात्मकता का सही विकास नहीं हो पाता था और वे रट्टू तोता बनकर रह जाते थे।
रटने का चलन इतना अधिक था कि अंक लाने के लिए बच्चों को किताब का एक एक अक्षर रटना पड़ता था। उन दिनों पाठ्यक्रम भी इतना बोझिल था कि बच्चे उसमें रुचि नहीं लेते थे। इसके साथ साथ लेखक ने परीक्षकों का यही हाल रहा तो अगले साल वाले प्रसंग में मूल्यांकन में बरते जाने वाले कट्टरपन पर भी कटाक्ष किया है। आज की शिक्षा व्यवस्था में ये सब खामियां नहीं दिखाई देती हैं, किंतु आज भी दूर दराज के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के इस परंपरावादी रूप के दर्शन हो जाते हैं। इसलिए सरकार को समय समय पर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ के शिक्षकों को नई नीतियों से परिचित करवाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बाल केंद्रित शिक्षा से देश का हर बच्चा लाभान्वित हो सके। प्रश्न 3 है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? इस प्रश्न का उत्तर है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है, जो कि जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान से हर कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है, लेकिन यह पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। दुनिया को देखने, परखने तथा बुजुर्गों के जीवन से हमें अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञान हर विपरीत परिस्थिति में भी समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। इसलिए उनके अनुसार अनुभव पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन को परखा और संवारा जाता है तथा जीवन को समझने की समझ आती है। प्रश्न 4 है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, बड़े भाई साहब अक्सर अपने छोटे भाई को पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए कभी प्यार से समझाकर तो कभी डांट कर समझाने का प्रयास करते रहते थे, लेकिन छोटा भाई खेल कूद कर भी हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता था। इससे उसमें अभिमान सा आ गया था। इस अभिमान को भाई साहब ने जिस युक्ति से दूर किया, उससे छोटे भाई के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। बड़े भाई साहब का सदा आदर्श, मर्यादित व संयमित व्यवहार लेखक के मन में उनके प्रति आदर उत्पन्न करता था। प्रश्न 5 है, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। इस प्रश्न का उत्तर होगा, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। बड़े भाई बहुत ही परिश्रमी थे। वह दिन रात पढ़ाई में ही जुटे रहते थे, इसलिए खेल कूद, क्रिकेट मैच आदि में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वह बार बार फेल होने के बावजूद पढ़ाई में लीन रहते थे। बड़े भाई उपदेश की कला में बहुत माहिर थे, इसलिए वह अपने छोटे भाई को हमेशा उपदेश ही देते थे, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहते थे। यह दिखलाता है कि वे अनुशासित, अनुशासन प्रिय, सिद्धांत प्रिय थे एवं आत्मनियंत्रण करना जानते थे। वे आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे। बड़े भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़े थे, इसलिए वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को ही देना चाहते थे। अपने छोटे भाई को महान बनाना चाहते थे। प्रश्न 6 है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? इस प्रश्न का उत्तर होगा, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को ज़्यादा महत्वपूर्ण कहा है, क्योंकि किताबें पढ़कर महज इम्तिहान पास किया जाता है, डिग्रियां प्राप्त कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात तो यह है कि बुद्धि का विकास कितना हुआ है तथा जीवन मूल्यों के प्रति हम कितने जागरूक हुए हैं। जीवन की सार्थकता, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन्हें समझना परम आवश्यक है। इसलिए हमारी जिंदगी का अनुभव जितना सुंदर, सहज तथा व्यावहारिक होगा, उतना ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। इसलिए बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा है। प्रश्न 7 है, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है क
छोटा भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करता है। ख, बड़े भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव है। ग, बड़े भाई साहब के भीतर भी एक सच्चा बच्चा है। घ, बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं। उत्तर होगा क, छोटे भाई का मानना है कि बड़े भाई को उसे डांटने डपटने का पूरा अधिकार है क्योंकि वे उससे बड़े हैं। छोटे भाई की शालीनता व सौम्यता इसी में थी कि वह उनके आदर्श को कानून की तरह माने, अर्थात पूरी सावधानी व सतर्कता से उनकी बात का पालन करे। ख, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मुझे जीवन का तुमसे अधिक अनुभव है। समझ किताबी ज्ञान से नहीं आती अपितु दुनिया के अनुभव से आती है। जिस प्रकार अम्मा व दादा पढ़े लिखे नहीं हैं फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे अधिक है। बड़े भाई ने कहा, यदि मैं आज अस्वस्थ हो जाऊं तो तुम भली प्रकार से मेरी देखरेख नहीं कर सकते। यदि दादा होते तो वे स्थिति को संभाल लेते। तुम अपने हेडमास्टर को देखो, उनके पास अनेक डिग्रियां हैं। उनके घर का इंतजाम उनकी बूढ़ी माँ करती है। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि बड़े भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव था। प्रश्न ग का उत्तर है, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई से कहा, मैं तुमको पतंग उड़ाने को मना नहीं करता। सच तो यह है कि पतंग उड़ाने की मेरी भी इच्छा होती है। यह कथन दर्शाता है कि बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपनी भावनाओं को दबा जाते हैं। एक दिन बड़े भाई साहब के ऊपर से पतंग गुजरी तो भाई साहब ने अपनी लंबाई का लाभ उठाया। वे उछलकर पतंग की डोर पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़कर आ रहे थे। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इन सभी बातों से यह सिद्ध होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है जो अनुकूल वातावरण पाकर उभर उठता है। प्रश्न घ का उत्तर है, बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को यह समझाया कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और जीवन का अनुभव दूसरी बात। इसी क्रम में उन्होंने कहा, तुम पढ़ाई में परीक्षा पास करके मेरे साथ आ गए हो, लेकिन यह याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे हो। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर पैर रखने के लिए थप्पड़ भी मार सकता हूँ, अर्थात तुम्हें डांटने का मुझे पूरा हक है। इससे पता चलता है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते थे। प्रश्न ग है, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 1, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। इसका उत्तर है, इस पंक्ति का आशय है कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इम्तिहान तो रटकर भी पास किया जा सकता है। केवल इम्तिहान पास करने से जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि का विकास है जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। प्रश्न 2 है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार और घुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता था। इन पंक्तियों का उत्तर है, इन पंक्तियों में लेखक कह रहा है कि जिस प्रकार आदमी मौत जैसे सत्य को सामने देखकर भी संसार के मोह माया रूपी बंधनों में जकड़ा रहता है, आसक्ति में डूबा रहता है, सांसारिक सुख नश्वर है, यह जानते हुए भी आदमी संग्रह तथा भौतिक सुखों को भोगने में लगा रहता है। ठीक इसी प्रकार से लेखक भी बड़े भाई साहब की डांट फटकार खाकर भी खेलना कूदना नहीं छोड़ सकता था। खेल कूद में आसक्ति के कारण वह बड़े साहब की तरह ही की डांट फटकार सह लेता था। प्रश्न 3 है, बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार होगा? उत्तर होगा, इन पंक्तियों का आशय है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत तथा टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा तथा ठोस बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार जीवन रूपी भवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी नींव भी बहुत मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायेदार अर्थात टिकाऊ नहीं बन सकता। अर्थात पढ़ाई की मजबूती के लिए उसे प्रारंभ से ही मजबूत बनाया जाता है। प्रश्न 4 है, आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चल आ रहा था।
मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। उत्तर होगा, इन पंक्तियों में लेखक कह रहा है कि उसकी आंखें आसमान की ओर देख रही थी तथा मन उस आकाश में उड़ने वाली पतंग में लीन थी जो कटकर धीमी चाल से झूमती हुई पतन की ओर आ रही थी, अर्थात नीचे गिर रही थी। उस समय आकाशगामी पतंग ऐसे प्रतीत हो रही थी मानो आत्मा स्वर्ग से अलग होकर, अनमनी होकर धरती पर नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, अर्थात जन्म लेने जा रही हो। ठीक वैसा ही हाल लेखक का भी था। भाषा अध्ययन से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। शब्द है नसीहत, रोष, आज़ादी, राजा और ताज्जुब। नसीहत सलाह, मशविरा, रोष क्रोध, गुस्सा, आज़ादी स्वतंत्रता, स्वाधीनता, राजा नृप, महीप, ताज्जुब आश्चर्य, अचंभा। प्रश्न 2 है, प्रेमचंद की भाषा बहुत पैनी और मुहावरेदार है, इसलिए इनकी कहानियाँ रोचक और भावपूर्ण होती है। इस कहानी में आप देखेंगे कि हर अनुच्छेद में 2-3 मुहावरों का प्रयोग किया गया है। उदाहरण, इन वाक्यों को देखिए और ध्यान से पढ़िए। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल न लगता था, 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे सुक्तिवाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। वह जानलेवा टाइम टेबल, वह आँख फोड़ पुस्तकें किसी की याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सिर पर नंगी तलवार लटकना, आड़े हाथों लेना, अंधे के हाथ बटेर लगना, लोहे के चने चबाना, दांतों पसीना आना, ऐरा गैरा नत्थू खैरा। उत्तर में देख लीजिए। बड़े भाई साहब की फटकार मेरे लिए सिर पर नंगी तलवार सी लटकी रहती थी। ख, मैं जब भी पतंग उड़ाकर आता भाई साहब मुझे आड़े हाथों लेते थे। ग, बिना मेहनत की परीक्षा में पास हो जाना तुम्हारे लिए ऐसा ही है जैसे अंधे के हाथ बटेर लग गई हो। घ, एवरेस्ट पर चढ़ना लोहे के चने चबाने के समान है। अंग, बड़े भाई साहब ने कहा मेरी कक्षा में आओगे तो तुम्हें दांतों पसीना आ जाएगा। च, छोटी कक्षा में ऐरे गहरे नत्थु खैरे भी पास हो ही जाते हैं। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव देशज आगत शब्दों को दिए गए उदाहरणों के आधार पर छांट कर लिखिए। जो शब्द दिए गए हैं उनमें से छांटिए। तत्सम शब्द होंगे चेष्टा, सुक्तिवाण, आधिपत्य, निपुण, विद्वान, प्रातःकाल, अवहेलना, पन्ना। तद्भव शब्द हैं आँख फोड़। देशज शब्द घुड़कियाँ, फटकार। आगत या अंग्रेजी या उर्दू फारसी के शब्द हैं तामील, जल्दबाजी, पुख्ता, हाशिया, जमात, हर्फ, मसलन, स्पेशल, स्कीम, टाइम टेबल, जानलेवा, भाई साहब, मेला तमाशा। अब प्रश्न 4 है, क्रियाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया वह होती है जिस वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला ने सेब खाया, मोहन पानी पी रहा है। और अकर्मक क्रिया वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शीला हंसती है, बच्चा रो रहा है। नीचे दिए वाक्यों में कौन सी क्रिया है सकर्मक या अकर्मक? तो मैं क में सकर्मक, ख अकर्मक, ग सकर्मक, घ सकर्मक, अंग सकर्मक, च अकर्मक, अर्थात केवल ख और च अकर्मक है, बाकी सारी क्रियाएं सकर्मक है। प्रश्न 5 है, इक प्रत्यय लगाकर शब्द बनाइए। जो शब्द दिए गए हैं उनके अनुसार इक लगाकर प्रत्यय है वैचारिक, ऐतिहासिक, सांसारिक, दैनिक, नैतिक, प्रायोगिक, आधिकारिक। अब जो योग्यता विस्तार वाले प्रश्न हैं वो सारे आपको ही करने के लायक हैं।
इसीलिए मुझे इस पर मेहनत करती हूँ। यह पाठ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, प्रश्नोत्तर कार्य समझ में आ गया होगा। एक एक प्रश्न का मैंने बहुत बारीकी से आपको दिया है उत्तर, तो उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।